स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रीतम्स क्लास। फिर से हम आ चुके हैं क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। हमने फर्स्ट चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और सेम टॉपिक यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ये है आपका टॉपिक जिसे हम लोग पिछले लेक्चर से पढ़ना शुरू किए हैं और वही टॉपिक यहाँ भी पढ़ेंगे। आगे बढ़े इससे पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हमने ये पढ़ा था कि इन 1774 लुइस 16 वॉज बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 को 1774 में फ्रांस का राजा बना दिया गया था। उनकी उम्र 20 साल थी जब उनकी शादी होगी। जब ये राजा बने तो इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला और वह चैलेंज ये था कि वहां की खजाना खाली थी। इसके पीछे का पहला और मेन रीजन कहा जा सकता है कि इनके पहले वाले जो राजा थे लुइस 14 और लुइस 15, जिन्होंने काफी लंबे वार किए थे, जिसके कारण से फ्रांस की रिसोर्सेज जो थी वो ड्रेन हो गई थी, खाली हो गई थी। उसके बाद दूसरा रीजन, जब ये राजा बने तो इन्होंने अमेरिका का हेल्प किया, अमेरिकन कॉलोनीज का हेल्प किया, क्योंकि अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन से और इसलिए लड़ रहा था कि उसको ब्रिटेन से आजादी चाहिए थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन से तो फ्रांस ने हेल्प क्यों किया? तो बेटा इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन जो था फ्रांस का दुश्मन था। और आप समझ सकते हो कि अगर कोई दुश्मन हो तो उसके खिलाफ जाके मदद करने का मजा ही कुछ और हो। सेम केसेस वहां भी हुआ। तो इसके अलावा थर्ड रीजन जो था, पैलेसेज या वर्सलिस था, जो काफी खर्चीला भवन था, जिसको मेंटेन करने में काफी खर्च आता था। तो ये मेन रीजंस थे जिसके कारण से फ्रांस की स्थिति गंभीर हो गई और फ्रांस पे 2 बिलियन लेवरेज से ज्यादा कर्ज हो गया। लेवरेज एक फ्रांस की करेंसीज होती थी, फ्रांस की करेंसीज थी, जी हाँ। और 1 बिलियन लेवरेज की बात करोगे हमारे इंडियन रुपीज में तो 100 करोड़ होता है और टोटल कर्ज जो था 10% टैक्स पे था, सॉरी इंटरेस्ट पे था। तो आपको पता है कि फ्रांस को कितना इंटरेस्ट देना था उस लोन के अगेंस्ट में। तो इस तरीके से फ्रांस की स्थिति गंभीर थी। अब फ्रांस क्या करेगा? तो सोचे कि आगे टैक्स बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि फ्रांस में कितने तरीके के लोग रहते थे। फ्रेंच सोसाइटी में 3 तरीके के ग्रुप में रहने वाले लोग थे। फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांटा हुआ था। पहला कलर्जी, दूसरा नोबेलिटी एंड थर्ड वन इज कॉमन पीपल। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये सभी लोग वहां अपने तरीके से लाइफ को लीड करते थे। इसको डिटेल्स वीडियो में मैंने बेहतर तरीके से लेक्चर 2 में समझाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। आप इस लेक्चर को जाएं इस लिंक पे और बेहतर तरीके से देख लें। हम लोग आगे जाएं और आज के सेशन को पढ़ें, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, जिसमें 1.1 होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हम लोग ये जानेंगे कि फ्रांस में 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि 1789 तक ये बढ़ के 28 मिलियन हो। मतलब फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से 1789 के बीच में 5 मिलियन बढ़ा। 1 मिलियन मीन्स बेटा 10 lakhs होता है, तो 5 मिलियन में कितना बढ़ा आप समझ सकते हैं। अब बोल, ये बढ़ने के कारण से फ्रांस में कुछ परेशानियां क्रिएट। परेशानी ये हुई कि पॉपुलेशन तो बढ़ गया, लेकिन इनके जीने के लिए जो आहार चाहिए, जो ग्रेन्स चाहिए, वो लिमिट मात्रा में रहा, जिसके कारण से प्राइसेस जो थे ना ग्रेन्स के, भोजन जो ये लोग करेंगे जिससे ये सरवाइव करेंगे, उसके बढ़ गए, क्योंकि डिमांड ज्यादा था और मार्केट में अनाज की कमी थी। यही नहीं, जो इनका स्टेपल डाइट था ब्रेड। अब स्टेपल डाइट क्या होता है? जिसे लोग अपने मेन फूड के तौर पे यूज करते हैं। अब आपका स्टेपल डाइट कुछ और है, जिसे आप मेन फूड पे हमेशा उसका यूज करते हो, मैक्सिमम तौर पे उसे खाते हो। तो उसी तरह इनका ब्रेड था। तो कारण ये था कि प्राइसेस बढ़ने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा था और सप्लाई मार्केट में कम था। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां का पॉपुलेशन बढ़ गया था। अब हम ये जानेंगे कि ये बढ़ तो रहे थे, चलो देश में अगर क्या बोल सकते हो, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ अगर पैसे भी, सैलरी भी बढ़े तो सरवाइव करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बेटा यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ
वहाँ जिस वर्कशॉप में वो एम्प्लॉयड थे वहाँ उनकी वेजेज फिक्स कर दी गई थी, वहाँ उनकी मजदूरी फिक्स कर दी गई। मतलब ये कि महंगाई बढ़ रही थी लेकिन उनकी मजदूरी फिक्स थी। तो इस तरीके से उनको बढ़ते हुए महंगाई के साथ जीने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ परेशानी तो तब हुई जब नेचुरल क्लाइमेटीज, ड्राफ्ट और हेल स्टॉर्म ने वहाँ के हार्वेस्टिंग को घटा दिया। इसके बाद वहाँ की स्थिति सबसिस्टेंस क्राइसिस की बन गई। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक वैसी सिचुएशन होती है जहाँ लोग अपने बेसिक लाइवलीहुड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब एक वैसी स्थिति जहाँ भूख से मरने की स्थिति बन जाए, उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। आप कह सकते हो कि सर एन एक्सट्रीम कंडीशन और सिचुएशन वेयर द पीपल आर इनकैपेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स और टू फुलफिल देयर लाइवलीहुड्स। तो ये एक सिचुएशन है सबसिस्टेंस क्राइसिस की, और ये तब हो गई जब वहाँ ड्राफ्ट और हेल स्टॉर्म हुआ जिन्होंने हार्वेस्टिंग को घटाया। एक तो पहले से घटा हुआ था, पहले से तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ी हुई थी कि पहले जितना फसल हो रहा था उतना तो काम चल ही नहीं रहा था। अब तुम समझो उसी में सूखा पड़ जाए, उसी में ओला गिर जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे लोग, कैसे सरवाइव करें। तो ये स्थिति बनी हुई थी फ्रांस की। दूसरा, इस स्थिति को समझने के लिए 1.2 में आपका एक बॉक्स करके दिया, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। इस बॉक्स के थ्रू से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जैसे बॉक्स में पहला दिया है बैड हार्वेस्टिंग। तो तुम बताओ, बैड हार्वेस्टिंग होगा तो पक्का स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा। मैं समझा दे रहा हूँ, एंड यू नीड टू फुलफिल इट योरसेल्फ। आप इसे अपने से फुलफिल करिएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो बैड हार्वेस्टिंग हुई थी तो स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गए थे। मैं सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, आप फील कर सकते हैं। स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गए थे, एंड यू नो वेरी वेल कि जब डिमांड होगा मार्केट में, अब फूड की स्कार्सिटी होगी, तो आप बताओ क्या हो। तो वहां क्या थे कि इसके प्राइसेस थे ना, वो बढ़ गए थे। और तुम्हें मैंने अभी बताया कि जो वर्कर्स थे, जो मजदूरी पे काम करते थे, उनकी पेमेंट फिक्स थी, और यहाँ प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो क्या वे लोग ब्रेड खरीद पाएंगे? क्या वे लोग ग्रेन्स खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाते थे। तो इस कारण से दो प्रॉब्लम आती है कि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो वीक होंगे। अगर वीक होंगे तो उनके बॉडी में अलग अलग तरीके की डिजीज क्रिएट होगी, जिससे उनकी मौत होगी, मौत के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट होते थे कि ये लोग खरीद नहीं पाते थे, तो वहाँ भोजन के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, फूड राइट्स हो जाते थे, और फूड राइट से भी इनकी मृत्यु दर बढ़ती थी। मतलब फाइनली यू कैन से दैट कि सर बैड हार्वेस्टिंग की वजह से वहाँ लोग अधिकतर मात्रा में मर रहे थे। अब हम आते हैं 1.3, ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस टू एन एंड टू द प्रिविलेज। प्रिविलेज जो मैंने बताया था, फ्रांस में क्लर्जी और नोबिलिटी ले रहे थे, प्रत्येक सुविधाएं ले रहे थे, लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना था। ये एक प्रिविलेज थी। तो हम इसे जाने, ये लोगों को अब विश्वास हो चुका था फ्रांस में कि एक कोई जो मिडिल क्लास की ग्रोइंग हो रही है, जो लोग एजुकेटेड क्लासेज के लोग हैं, अब इन्हीं के हाथ में है, ये इस प्रिविलेज से हम लोगों को बचाएंगे। तो हम इसे जाने, इसके पहले हम आपको बताएं कि लुइस 14 और 15 के टाइमिंग में भी टैक्स बढ़ाए गए थे, और उस समय भी हमारे पीजेंस और वर्कर्स कैटेगरी के लोगों ने उस टैक्स का अपोज किया था। लेकिन आप कह सकते हो कि इन्हें दबा दिए गए थे, ये लोग उसे एप्लीकेबल नहीं कर पाए थे, वहां के राजा के द्वारा इन लोगों को दबा दिया गया था। अब बात आती है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी दी किसको गई थी।
तो ये जिम्मेदारी अब थर्ड एस्टेट वालों में पीजेंट वर्कर को छोड़कर उन्हीं लोगों पे था जो लोग एजुकेटेड थे, जो लोग प्रोस्पेरियस थे, जिनके पास काफी धन था, कि अब वही लोग कुछ कर सकते। बात आती है 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में समाज में इन लोगों के बीच से थर्ड एस्टेट से एक ग्रुप निकल के आता है और वह ग्रुप मिडिल क्लासेस का कहलाता है। अब बोलेंगे कि सर ये ग्रुप में थे कौन? तो इस ग्रुप में बेटा प्रोस्पेरियस लोग के अलावा एजुकेटेड क्लासेज लोग थे। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो प्रोस्पेरियस लोग थे, जो अमीर लोग थे, इन लोगों ने पैसा कहां से कमाया थर्ड एस्टेट, जिसे बिजनेसमैन कहा गया? तो हम ये कहेंगे कि ये लोग अपना जो ट्रेडिंग करते थे, ये सबसे पहला ट्रेडिंग में अपने आप को एंगेज किया था इन लोगों ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जहां से ये अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो ओवरसीज एरियाज था उस पे अपने बिजनेस को फैलाया। दूसरी बात, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे कॉटन और सिल्क का, जो वहां के लोगों के जो अपर सेक्शन के लोग थे उन लोगों के द्वारा काफी पसंदीदा था, तो इन लोगों से उसे खरीद लिया जाता था। यही नहीं, इनके अलावा इस मिडिल क्लासेस में लॉयर्स, डॉक्टर्स, मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए थे। तो चूंकि ये सब लोग पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के अलावा भी प्रोस्पेरियस थे, तो अब इन लोगों का, चूंकि ये पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों का मानना ये था कि जो प्रिविलेज वहां के फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को सरकार दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों का मानना यह था कि किसी भी सोसाइटी को, समाज में आप बर्थ के आधार पे नहीं बांट सकते। आप अगर बांटना ही है तो उसके मेरिट के आधार पे बांटिए, उसके काम के आधार पे बांटिए। ये यहां के मिडिल सेक्शन लोगों का मानना था। ये आइडिया जो थी वहाँ की सोसाइटी को फ्रीडम और इक्वल लॉज के आधारित पे स्थापित करने की, इसलिए वहाँ के प्रत्येक लोगों ने इस आइडियाज का सपोर्ट किया। हालांकि इस आइडियाज को वहाँ की कुछ फिलोसफर्स के द्वारा पूरे समाज में अलग अलग तरीके से फैलाया भी गया। कुछ फिलोसफर्स का नाम जो हमें याद रखने हैं, जैसे जॉन लॉक, जॉक रूसो, मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट की सहायता से वहां के सरकार के पावर का खंडन किया, मोनार्क के पावर का खंडन किया। इसी आइडियाज को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने ये कहा कि अब यहां सरकार लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बननी चाहिए, मतलब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके बननी चाहिए, एक सहमति के आधार पे बननी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज की सहायता से मॉन्टेस्क्यू ने ये प्रपोजल दिया कि अब यहाँ की सरकार जो होनी चाहिए उसे, उसके पावर को 3 भागों में बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में। लेजिस्लेटिव, दोज हु फ्रेम द लॉ; executive, those who execute the law; and judiciary, those who help to execute the law in a proper way. ये आइडियाज इनको मिला था यूएसए से। जब अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी मिल गई थी ब्रिटेन से, तो उन्होंने इसी मॉडल की सरकार वहां स्थापित की थी। और यूएसए अब पूरे फ्रांस के फिलोसफर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका था। अब आप कहेंगे कि सर ये आइडियाज तो बहुत बेहतर थी, ये तो पूरे गांव-गांव तक, फ्रेंच सोसाइटी में पूरे छोटे छोटे जगहों तक पहुंच चुके थे। इसकी चर्चा पूरे सैलून में, कॉफी हाउसेस में, मार्केट प्लेसेस पे प्रत्येक जगह होने लगी थी। यही नहीं, ये अलग अलग बुक्स सबके प्रिंट होने लगे थे, न्यूज़पेपर में आने लगे थे। जो लोग पढ़े थे वो इसे पढ़कर समझते थे, जो नहीं पढ़े थे इसे पढ़ के जोर से वहाँ के अनपढ़ लोगों को समझाते थे। तो इस तरीके से जो आइडियाज थी कि हमारी सोसाइटी फ्रीडम और इक्वल लॉज पे आधारित होनी चाहिए, ये पूरा फैल गया। और जो सरकार की टैक्स बढ़ाने की प्रपोजल थी, उसको लेके लोगों के अंतर्गत में पहले से ही गुस्सा था।
तो इसलिए लोगों ने अब सरकार का अपोज किया और डिमांड किया कि सबसे पहले जो तुमने प्रपोजल और जो ये प्रिविलेज देकर रखे हो ना कलर्जी और नोबिलिटी वालों को, इनको खत्म करो। तो लोगों ने गुस्सा के साथ यहाँ के सरकार का अपोज किया, सरकार का प्रोटेस्ट किया और सरकार लोगों को डिमांड एक ही था, लोगों को वहाँ के सभी लोगों का डिमांड एक ही था कि इनकी जो प्रिविलेज थी वहाँ फ्रांस में चल रही थी उसे ख़त्म किया जाए, जिसे इन कलर्जी और नोबिलिटी के लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं फिर से रिकैप करता हूँ कि ये टोटल चीज़ जो लोगों के मन में आइडिया आया, ये आया मिडिल क्लास सेक्शन से लेकर, तभी लोग आगे बढ़े। आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारा टॉपिक पॉज समाप्त होता है। हम टॉपिक 2 में मिलेंगे कि लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के राजा के लिए, तो राजा ने क्या किया, क्या इनकी बात को माना, क्या कलर्जी और नोबिलिटी के प्रिविलेज को ख़त्म किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्या हुआ। तो इसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।